ये पल स्वागत का नहीं है, ये पल है दुख का, ये पल है उन यादों का जिसमें हमने अपने बीच के कई लोगों को गवा मत दी। कोरोना वायरस ने छीनी कई प्रतिभाएं जो लौट के अब ना आए, बस ये वक्त गुजर जाए। अपनी रोशनी छोड़ गए शब्दों के चिराग, मौत जिन पर नहीं हुआ यकीन, वो ऐसे कई लोग हैं जिन पर यकीन ही नहीं होता है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। चाहे बात नंद कुमार चौहान की करें जो सांसद रहे, ब्रजेंद्र सिंह राठौर पूर्व मंत्री, या ब्रजेश लूनावत जो माहिर माने जाते थे चुनाव मैनेजमेंट के गुरु कहे जाते थे, या फिर बात करें कलावती भूरिया की, कांग्रेस की विधायक, एक ऐसी जुझारू नेता आदिवासियों की, उसको भी हमने खो दिया। मांडवी चौहान अध्यक्ष महिला कांग्रेस की, वो भी नहीं रही। लेकिन बात पॉलिटिकली नहीं, राजनीति ही नहीं, राजनीति में तो कई नाम सामने आ जाएंगे, जैसे जुगल किशोर बागरी है, शिवराज सिंह लोधी है, पूर्व सांसद चंपालाल गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद सलीम है, महामंत्री रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस की दुर्गेश शर्मा, आज ताजा खबर है। एक ऐसे युवा नेता, एक ऐसे युवा प्रवक्ता जो लगातार एक अच्छे अपने व्यक्तित्व के लिए पहचान रखते थे, लेकिन वो भी आज हमारे बीच से चले गए। शिवनराग पटेरिया, पत्रकारिता का एक ऐसा बड़ा नाम जिनकी कई किताबें सामने हैं। जब भी आप किसी विषय पर चर्चा कर लीजिए, शिवनराग पटेरिया जी के पास उसका जवाब मिल जाएगा, या बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो आपको समझा देंगे। चाहे किसी नेता की बात करिए, या किसी समाज की बात कर लीजिए, या देश की किसी भी गतिविधि की बात कर लीजिए। ऐसे कई पत्रकार हैं, जीवन साहू जी वरिष्ठ पत्रकार, या प्रकाश ब्यानी, राजेंद्र श्रीवास्तव, राजकुमार केसवानी, एक अपने आप में किताब, लेकिन वो भी हमारे बीच नहीं रहे। राजकुमार अवस्थी की बात करें, मनोज पाठक जनसंपर्क अधिकारी, यानी हर जगह से ऐसी खबरें आई। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सेवा करते करते इस दुनिया से विदा हो गए। तो यही कहा जाए कि कोरोना काल बनकर आया। तो चलिए आज इसी पर समझते हैं कि आखिर ये कैसी महामारी थी जिसने हमारे बीच के कई लोगों को छीन लिया। कुछ लोग तो वो है जिनका जिक्र कर रहे हैं, कई वो है जिनके नाम को हम भी नहीं जानते, या पता ही नहीं कि कितने ऐसे लोग हैं जो काल के गाल में समा गए। चलिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अरविंद तिवारी जी हैं, प्रेस क्लब इंदौर के अध्यक्ष हैं। प्रेस क्लब इंदौर ने भी अपने कई जो सहयोगी है उनको खोया है, उनसे बात करेंगे। साथ ही यशपाल सिंह सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और विनय सक्सेना जी है, कांग्रेस की विधायक। इसके अलावा और भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अरविंद जी जुड़े हैं मेरे साथ, अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, ये कोरोना के बीच में हम लोग भी सब बने रहे मैदान में, और अब ऐसा लग रहा है कि दूसरी लहर थमती नजर आ रही है, अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जब पीछे मुड़कर इन 1.5 महीने में हम देखते हैं तो हमने अपने कई लोगों को खो दिया। क्या ये महामारी बहुत अलग रही? बिल्कुल मनोज जी, मुझे लगता है कि इस बार जो कोरोना का स्वरूप था बहुत अलग था। ऐसा चिकित्सा विशेषज्ञों का भी कहना था कि स्ट्रेन बहुत अलग है और इसका ये संक्रमण बहुत घातक होता है। और हमें तो वास्तव में जो हम सामने परिदृश्य देख रहे हैं उसमें वास्तव में ऐसे ही लगता। मतलब कैसे कैसे साथी हमें छोड़कर चले गए, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जीवन साहू, मतलब इतने, मतलब जिन हम उनसे कहते थे कि सर आप तो 30 साल के युवा हो, तो हमारे बीच में जब बैठते थे, इंदौर से जुड़े पुराने किस्से सुनाते थे। 4 पीढ़ियां पत्रकारिता की देखी उन्होंने इंदौर में मनोज जी। मतलब ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका इतना गहरा ताल्लुक रहा है। मतलब बाबा राहुल बारपुते और राजेंद्र माथुर का दौर उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने अभय सजलानी, सचिन जलधारी और जयकृष्ण गौड़ का दौर देखा, उसके बाद उन्होंने हमारा दौर देखा, और हमारे बाद की पीढ़ी जो पत्रकारिता में आई उससे भी उनका वास्ता रहा। तो वो हमें छोड़ के चले गए। बस जीतते जीतते जंग हार गए जीवन साहू तो। उनके बेटे अभिषेक ने मुझे कहा था कि अंकल पापा डिस्चार्ज होने वाले 1-2 दिन बाद, और फिर उसके बाद तो अपन हफ्ता भर बाद घर पे बैठेंगे, लेकिन वो चले गए। प्रकाश बिहानी बैंक की नौकरी से आए, कॉर्पोरेट जर्नलिज्म में अपनी एक अलग पहचान बनाई, वो छोड़ के चले गए। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे प्रभु जोशी। कौन सा ऐसा फील्ड था, मतलब वो हम बात करें तो अखबार हो, टेलीविजन हो, चित्रकारी हो, साहित्य हो, लेखन हो, हर जगह मतलब वर्ल्ड लेवल पे इंदौर को उन्होंने चित्रकारी के क्षेत्र में अलग पहचान दी थी। वो चले गए, हमारे कई युवा साथी चले गए। तो मतलब बड़ा विचित्र दौर रहा इस बार, और ये संक्रमण बहुत घातक था जिसने किसी को नहीं छोड़ा। मतलब आज दुर्गेश जी का जाना तो हम सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाला रहा है। और आपने आज वास्तव में इस बहाने ये सारा जो कुछ हुआ है मनोज जी, हम समझ ही नहीं पा रहे। के शर्मा गुप्तू हमारे युवा साथी रोज हमारे साथ उठते बैठते थे। GS यादव, राजेश मिश्रा, सीमांत सुवीर, खेल पत्रकारिता में एक अलग स्थापित नाम था मध्य प्रदेश में। सीमांत सुवीर जब दुनिया के सहायक संपादक थे। गोवर्धन मिश्रा, ये 8 साथी तो हमारे पिछले
1.5-2 महीनों के दौर में हमें छोड़कर चले गए, हम समझ ही नहीं पा रहे। और चिंता इसलिए भी है कि हमारे साथी मनोज जी 16 से 18 घंटे फील्ड में काम कर रहे हैं, वो रेड जोन में भी जाते हैं, कंटेनमेंट एरिया में भी जाते हैं जी। वो, मतलब उनका परिवार भी उनको लेकर चिंतित है, संस्थान भी चिंतित है। और प्रेस क्लब तो हमेशा अपने साथियों से कहता है कि काम करें लेकिन सुरक्षित रह के करें, आपके स्वास्थ्य की भी चिंता करें, तो वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और कितनी चर्चा करें और यादें इसीलिए हम कर रहे हैं कि ये आखिर है क्या। इस याद के जरिए हम ये भी खोजेंगे कि आखिर कहाँ इतनी बड़ी महामारी आ गई, क्यों हम अपने बीच के लोगों को गंवाते रहे और देखते रहे। जो बन पड़ा वो सबने सब कुछ किया अपनी अपनी तरफ से, चाहे प्रेस क्लब इंदौर की बात करें या तमाम पत्रकारों की या सरकार की तरफ से भी बात करें। यशपाल सिंह सिसोदिया भी जुड़े मेरे साथ, प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और विनय सक्सेना जी भी जुड़े हैं मेरे साथ। जी यशपाल जी, आप लोग भी लंबे समय से सियासत में हैं, लगातार आप विधायक बने हुए हैं। ये ऐसा दौर रहा जब आपने भी अपने बीच के कई लोगों को खोया, और मुझे लगता है ऐसा सुबह डर लगता होगा कि पता नहीं किसका फोन आ जाए और कौन सी खबर सुनने को मिले, क्योंकि खबरें अच्छी नहीं आई बीते 1.5 महीने तक। मनोज जी देखिए, आप जिस काज हमको साक्षात्कार करवा रहे हैं या आपके न्यूज हमारे जो IND 24 के माध्यम से उन यादों को, उन व्यक्तियों को, उन व्यक्तित्व को आप न केवल स्मरण कर रहे हैं बल्कि उनको संवेदना भी देने का काम कर रहे हैं, उनके कार्यों का स्मरण भी कर रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस सारे घटनाक्रम में हम उन लोगों की जो सेवाएं रही है, उन लोगों का जो त्याग रहा, उन लोगों की जो तपस्या रही है, और जिस प्रकार से काल के गाल में समाये मनोज जी, निश्चित से अकल्पनीय है, ये कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है। अब दुर्गेश जी कल तक हमारे साथ बैठते थे डिबेट में, आदरणीय शिव अनुराग पटेरिया जी कई बार आपके चैनलों में मेरे साथ बैठे हैं, कई बार हर चैनल पर वो बैठते थे। तो अभी जिस प्रकार से ये मौत का जो परिदृश्य सामने आया है और जिस प्रकार से ये काल कल्पित लोग हुए हैं, अकल्पनीय है। मतलब मैं अभी एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो एक सुनील बंसल करके पतंजलि के डेयरी के जो है, दूध डेयरी का जो काम देखते थे, वो खुद भी चले गए। अब सब कहते हैं कि योगा और पतंजलि, लेकिन इसने किसी को नहीं छोड़ा। क्या राजा, क्या रंग, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या फकीर, क्या किसान, क्या व्यापारी, क्या उद्योगपति, क्या पत्रकार, क्या मीडिया कर्मी, क्या राजनेता, क्या जननेता, कहाँ अगर आप हिंदुस्तान के पूरे नक्शे पर देखेंगे तो ऐसे ऐसे लोग चल बसे हैं इस कोरोना के पॉजिटिव आने के बाद। और जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया है मनोज जी, ऐसी ताकतें भी थी कि जिस अस्पताल में वे भर्ती हुए हैं वो अस्पताल को खरीदने की ताकत रख सकते थे, खरीद सकते हैं, लेकिन वो भी काल कल्पित हुए हैं। कहीं ऑक्सीजन का लेवल गिर गया, कहीं फेफड़े पूरी तरह से खत्म हो गए, कहीं किसी प्रकार से उनको कोरोना के संक्रमण दौर ने लपेट दिया। कोई नहीं कह सकता था कि मैं ताकतवर हूं, मैं बहुत बड़े ओहदे पर हूं, मैं बहुत बड़ा पूंजीपति हूं, मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूं और मैं तो कहीं से भी ठीक होकर के आ जाऊंगा। किसी की नहीं चली तो सिर्फ कोरोना के इस काल की यमदूत की चली, जिसने हम सबको जकड़ा है। कोई पॉजिटिव हुए, कोई असिम्प्टोमेटिक हुए, कोई सिम्प्टोमेटिक हुए। कई परिवारों में यह कोरोना टच करके भी गया है, कई परिवारों ने इसको फेस भी किया है। कोई तो घटनाक्रम में हम तो अभी लगातार देख रहे थे, जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला वो गरीब व्यक्ति, वो किसान व्यक्ति जो जानता नहीं था कि ये बीमारी क्या है, और उसने किसी प्रकार का टेस्ट भी नहीं कराया। देखिए विडंबना देखिए आप। और वो अस्पताल में आता तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 40, 50, 60 से लेकर के आता है। इतने नीचे गिरे हुए स्तर में आता है। न तो उसका कोई टेस्ट होता है, न उसको कोई CT स्कैन होती है, न किसी प्रकार का कोई जांच पड़ताल करके आता, लेकिन आता तो इसे बुरे हालत में आता है कि वो आकर के 2-4 घंटे में दम तोड़ देता है। ये दम तोड़ते हुए लोग गरीब हो अमीर हो सबको हमको देखने को मिला है। और आपने जिस प्रकार से आज IND 24 को भी धन्यवाद देना चाहूँ। उन लोगों के आप नाम ले रहे थे, मैं नाम पढ़ रहा था, राजेंद्र शर्मा का नाम ले रहे थे आप, शिव अनुराग पटेरिया जी का नाम ले रहे थे, दुर्गेश जी का नाम ले रहे थे। ऐसे कई हस्तियां, ऐसे कई लोग हैं साहब, आपके नेता नंद कुमार चौहान, जुगल किशोर बागरी, ऐसे कई BJP नेता भी आपके नहीं रहे हमारे बीच। भाजपा का नेता मनोज जी, जुगल किशोर जी बागरी, सीनियर मोस्ट, हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी टिकमगढ़ ओरछा वाले, हमारे पूर्व मंत्री कांग्रेस के, सब हमारे परिवार के हैं। ये लंबे समय लंबी पारी खेलने वाले जन नेता हैं, मंत्री रहे, 8-8 बार 7-7 बार विधायक रहे, 5-5, 7-7 बार सांसद रहे। बताइए इनके ट्रीटमेंट में भी, इनके इलाज में भी कहाँ कमी आई होगी। लेकिन काल का ये जो दौर है, काल का जो सफर है, इसने किसी को नहीं छोड़ा मनोज जी। और मैं तो सबके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। चलिए मैं लौट रहा हूं आप पास। प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी जुड़े, विनय सक्सेना जी जुड़े मेरे साथ।
हाँ, मैं जुड़ा हूँ। जी, प्रकाश जी भी जुड़े, मैं लौटता हूं प्रकाश जी की तरफ। विनय सक्सेना जी, सवाल नहीं है ये एक श्रद्धांजलि है जिन्हें हम याद कर रहे हैं। आपके भी कई लोग, ब्रजेंद्र राठौर साहब एक ऐसे मंत्री, एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच में तो रहते थे, लेकिन हम और आप सबके बीच में भी उनके दिल का राज करते थे। आज भी कई ऐसी यादें मेरे साथ जुड़ी होंगी, आपके साथ जुड़ी होंगी, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है। चाहे वरिष्ठ पत्रकारों की बात करें, बीजेपी कांग्रेस की नेताओं की बात करें, क्या ये महामारी वास्तव में बहुत अलग रही? देखिए, जो आपने बात कही मैं भी सुन रहा था, आदरणीय मनोज जी आपकी और अरविंद भाई की, अपने यश सिसोदिया जी जो मेरे लिए आदरणीय हैं, सम्मानी भी हैं। और ये बिल्कुल समय जो आपने जो बड़ा सामायिक कष्ट लिया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने उन लोगों को याद किया है जिनको याद करने की समाज को भी जरूरत है, और इस बीमारी से लड़ने के लिए सामूहिक रूप से इकट्ठे होने की भी जरूरत है। हमारे किसी भी विधा के लोग हों, चाहे साहित्य के हों, सांस्कृतिक के हों, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, पत्रकारिता जगत की हस्तियां जिन जिनके आपने नाम लिया, हमारे भाई दुर्गेश शर्मा जी, अनुराग पटेरिया जी, कुलेश जी, केसवानी जी, मनोज पाठक जी, ब्रजेंद्र सिंह जी की आपने बात करी। ब्रजेंद्र सिंह जी तो मेरे साथ दमोह चुनाव में हम लोग साथ ही में काम कर रहे थे। इतने स्वस्थ थे, इतने बढ़िया, हंसी मजाक, रात को हम लोग बैठे रहते थे, खाना ना खाते। ऐसा कहीं लग ही नहीं रहा था कि ये व्यक्ति कुछ दिन बाद हमारे बीच से विदा हो जाएगा। कलावती बहन चली गई, बागरी साहब चले गए, नंद कुमार चौहान साहब चले गए। इतने लंबी फहरिस्त है कि जो हम आप इस बातों के दौरान उनका नाम बस यही कर सकते हैं। जो लोग भी हैं, अनगिनत लोग हैं, अनगिनत मौतें हैं, और इन सबको हम लोग अपने दिल से उनके प्रति श्रद्धांजलि में व्यक्त करना चाहता हूँ। तो ये वाकई बात कांग्रेस भाजपा की नहीं है, मरने वाला है हर एक इंसान होता है जो समाज के लिए कुछ ना कुछ दे के गया होता है। और जितनों के आपने नाम लिए उन लोगों का एक बड़ी जगह थी समाज में। इनने समाज में हर जगत में हर जगह, हर पल, हर दिन को जिया है और किसी न किसी का भलाई किया है। चाहे वो पत्रकारिता जगत के लोग हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे राजनीतिक हों, चाहे सांस्कृतिक जगत के लोग हों। मेरा ये मानना है, हम लोग जो आप, मैं सुन रहा था, आपने कहा कि सुबह कैसी होती थी। मैं तो पिछले कितने महीने से सुबह जब फोन आता तो घबरा जाता हूँ कि आज अच्छी खबर तो आना ही नहीं है, पक्का रहता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, परसों सुबह 5:30 बजे मेरे पास फोन आया, एक बिटिया का, पारुल नाम है, विजयनगर मेरे क्षेत्र की, रोते हुए बोला, अंकल मेरे पापा को बचा लो, प्रदीप गुप्ता जी को। मैंने कहा बेटा क्या हो गया? बोले ब्लैक फंगस हो गई अंकल, इंजेक्शन नहीं मिल रहे। फिर उनकी माँ आई, मीना जी, फोन पे, मेरे भी साथ कॉलेज के साथ ही रहे, छात्र आईडीसी में 84-85 की मैं बता रहा हूँ। फिर मैं पार्षद भी रहा हूँ, तो लगातार संपर्क में रहे, 4-5 कार्यकाल के थे। मतलब असहाय महसूस करते हैं, तो हम लोग को लगता है पता नहीं क्या होगा। ये बीमारी ना पहले किसी ने सोची थी, ना इसको महसूस किया था, ना इसके बारे में गंभीरता से और जिम्मेदारी पूर्ण निर्णय कुछ हो पाई है। अपन सब समझते हैं कि किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है, चाहे वो यश सिसोदिया जी हूँ, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, और उसका एक बहुत परिणाम। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि एक सबक लेने की आवश्यकता है। आज तीसरी लहर की बातें होती, घबराहट होती मन को। हमारे घर में जब हम लौटते हैं घरों से, आप जब घर से लौटते होंगे, यश जी लौटते होंगे, हम सब लोग दिन भर शहर में पब्लिक के बीच में रहते हैं। घर में लौटते हैं, नहा के अंदर घुसते हैं दोबारा प्रवेश करने के पहले कि अपने घर वालों को ना हो जाए। ये डर लगता है कि हमारे भी जिम्मेदारियां हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं। वो बोलते पापा बाहर मत जाया करो, लेकिन कैसे हम घर में बैठ सकते हैं? यही जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे राजनीतिक हों, सामाजिक हों, पत्रकारिता जगत के लोग, जान हथेली में लेके ऐसा लग रहा है हम लोग घूम रहे हैं, और कोरोना हमारे साथ साथ चल रहा है। एक मौका मिलेगा वो झपट्टा मार देगा। इस बुरे दौर में सिर्फ ईश्वर से हम सब मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को शक्ति दे, इस शक्ति सामर्थ्य को। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनके घरों में साया उठ गया, मतलब माता पिता चले गए, छोटे बच्चे। आज मैं तो दिन में कुछ जगह गमी में घर में बैठने गया था, 5-7 घरों में, तो 3 घर तो ऐसे थे जहाँ पे माता पिता चले गए, बच्चे छोटे हैं, एक घर में पति चले गए, वाइफ जो है बहुत बीमार है, और छोटा सा बच्चा घर में। मतलब ये देख देख के तो ऐसा लगता है कि हम आपके हाथ में कुछ बच्चे ही नहीं है। हम लोग पहले, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से, विश्व में जो एक अणु बम, परमाणु बम और शक्तियों की बातें होती थी इस समय तक, जब हम लोग राफेल लाने की बात करते थे, विश्व शक्ति बनने की बात करते थे, मुझे लगता है विश्व में जो अहिंसा जो महात्मा गांधी ने दिखाई थी, आज जरूरत है कि हम उस अहिंसा के रास्ते पे चलें, और अधिक से अधिक जो देश हो, चाहे विश्व हो, अधिक से अधिक राज्य सिर्फ अस्पतालों में स्मार्ट सिटी हो जाए, स्मार्ट अस्पताल बने। शिक्षा और चिकित्सा जो है देश का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ा लिखा। जी, मैं एक जरूर चाहता हूँ, इससे सबक लेने की जरूरत ये है कि हमको, हमारे देश को और हमारे पूरे विश्व को
सिर्फ मनुष्य की जान कितनी कीमती है, क्योंकि जिनके साथ घर भी जाओ और आंसुओं को जो उनकी आंखें डूबी रहती हैं। आज मैं जिसके घर गया मनोज जी, एक बिटिया रो रही थी, पापा ये फोन देखिए आपका कॉल आया, अभी 2 बजे की बात है, एक निगम साहब के यहाँ मैं गया, बिटिया रो रही है, वाइफ रो रही है, बेटी उसके पाँव दबा रही, बेटी है 5-6 साल की, बोले पापा मैं आपके पाँव दबा रही हूँ, पापा अब उठ जाओ ना, बहुत देर हो गई, अब उठ जाओ। ये सब देख के दिल घबरा गया है, मतलब गला बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, दिल घबरा गया है इन बातों को सुन सुनकर। और यही हमारी एक विनम्र श्रद्धांजलि है इन तमाम सारे लोगों को। एक प्रयास है कि हम याद करें और याद के जरिए ये समझने का प्रयास करें कि कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ चूक हो गई, और यदि आने वाले दिनों में ईश्वर ना करे हमें तीसरी ऐसी कोई लहर आती दिखाई दे तो हम कैसे संभलें, क्योंकि ना पैसा चला है ना कुछ चला। प्रकाश हिंदुस्तानी जी मेरे साथ जुड़े हैं, माफ करिएगा आपको इंतजार मैंने कराया। लेकिन सर क्या कहेंगे, ये जो महामारी दिखाई देती है, कोविड की महामारी, अब धीरे धीरे कर कर हम इससे बाहर आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को हमने खो दिया। और इससे ये भी लगता है कि हमें लगता है आपके पास कितना ही पैसा हो या कुछ भी हो, जब मौत आती है तो कुछ नहीं चलता। जी हाँ मनोज जी, हमने स्पेनिश फ्लू नहीं देखा जो 1918 में आया था, हमने बंगाल का अकाल नहीं देखा, लेकिन इस पीढ़ी में हमने जो चीज देखी है वो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे दिन देखने को हमें मिलेंगे। वास्तव में ये महामारी किसी भी विश्व युद्ध से कम नहीं है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध हमने नहीं देखे, लेकिन विश्व युद्ध से ज्यादा बर्बादी हमें यहाँ देखने को मिली। जान का नुकसान हुआ, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हुई, और अब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, इसकी कल्पना करना, इसके लिए तैयार रहना। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें बम नहीं चले, जिसमें परमाणु बम नहीं छोड़े गए, जैसा द्वितीय विश्व युद्ध में छोड़े थे। लेकिन ये परमाणु बम से भी खतरनाक रहा, क्योंकि इसने आम आदमी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। पूरे देश के देश बर्बाद हो गए, कई देश तो बर्बादी के पूरी कगार पर हैं। हमारे जैसे देशों के जो बहुत विकसित, तेजी से विकसित हो रहे थे, उन्होंने हमारे विकास पर रोक लगा दी। तो अब हमें नए सिरे से तैयार होना पड़ेगा, नए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से हमें तैयार होना पड़ेगा अपने आप को, और तैयार रहना होगा। जैसा भी मेरे पहले हमारे साथी ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब हमें वाकई इस बात की समझ हो रही है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा कितनी सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य, सबसे बेहतरीन शिक्षा, सबसे बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था देश में उपलब्ध हो। ये कोशिश करनी चाहिए, ये सबक होना चाहिए। इसका नुकसान जो है उसकी भरपाई एक व्यक्ति के भी जाने की भरपाई हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये इतनी बड़ी क्षति है, इतनी भीषण क्षति जिसकी कल्पना करना आसान बात नहीं है। जी जी बिल्कुल। अरविंद तिवारी जी, एक ऐसी त्रासदी जिसको याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। हम अपने किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो मन भर जाता है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये हम सबको जैसा बात कर रहे हैं सबक भी देकर गया है, और आने वाले दिनों में जिस तीसरी लहर की चर्चा है, ईश्वर ना करे वो हमें दिखाई दे, जो गए उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, करते रहेंगे। आपने खूब किया प्रेस क्लब के साथ में रहकर, और कर भी रहे। और ऐसी कई संस्थाएं, कई लोग अपने अपने तरीके से, मुझे लगता है हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा यदि उसको मौका मिला होगा तो। मनोज जी, अब तो बिल्कुल जैसा विनय जी ने कहा ना, बिल्कुल कि कोई फोन आए तो मतलब फोन कॉल रिसीव करते समय डर लगता है असल में कि कॉल, मतलब मैं ईमानदारी से बोलूं तो मेरा एक मोबाइल नंबर पिछले 1 महीने से बंद है, क्योंकि मतलब मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। जो है, मैं विनय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरा है कि अब जो दौर हमने इसमें देखा है, उसमें हमारी सुरक्षा हम तो खुद को ही करना है, ये सबसे बड़ी बात है। हम जो देख रहे हैं ना, जो हमने भी अस्पतालों का नजारा देखा, जो आइसोलेशन सेंटर्स का नजारा देखा है, और जिस तरह की चिकित्सा सुविधाओं को लेकर मारामारी चली, मतलब मैं देखता था कि दिन में 4-4, 5 बार फोन आते थे कि हमारे लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर दीजिए, हमको किसी हॉस्पिटल में आईसीयू बेड दिलवा दीजिए, और हम असहाय से रहते थे, हम मदद नहीं कर पाते थे। तो बहुत मतलब ये मुझे लगता है कि अब हमें अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त खुद करना है। सारे एहतियातन उपाय, मैं प्रेस क्लब के सारे साथियों से, मीडिया के साथियों से कहता हूँ कि भैया काम करो, लेकिन सारे एहतियातन उपायों का उपयोग करते हुए काम करो, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है। आज आपको कुछ हो जाएगा तो आपका संस्थान आपकी मदद के लिए नहीं खड़ा है। मैं तो ये मेरा बहुत कटु अनुभव रहा है कि जो साथी हमारे इस दौर में गए, बहुत कम संस्थान ऐसे होंगे जो अपने साथियों के साथ खड़े नजर आए। तो मनोज जी, हमें अपनी सुरक्षा खुद करना है,
सारे एहतियातन उपायों का उपयोग करना। और दूसरा जो है, जो बार बार बात उठती है कि अब इस दौर में हमें स्मार्ट वर्किंग पे, ऑनलाइन वर्किंग पे ज्यादा फोकस करना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यशपाल जी, आप भी बहुत सारी यादों को ताजा कर रहे थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन चीजों की बात हम कई वर्षों से करते रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन की, हम आज भी वहां नहीं पहुंच पाए? हालांकि इस बीच में तो हमने कई विकसित राष्ट्रों को, अमेरिका जैसे राष्ट्र को भी देखा कि वहां विकसित होने के बाद भी कुछ नहीं चल पाया और लाखों लोग काल के गाल में समा गए। तो ये होता क्या है? क्या ये त्रासदी है? क्या ये महामारी है जिसके सामने कुछ भी नहीं चल पाता? देखिए मनोज जी, हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है, आबादी है, जिसके हिसाब से संसाधन विशेष करके हेल्थ में, स्वास्थ्य के अमले में होना चाहिए थी, तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है, कमी है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, जो बहुत सुदृढ़ राष्ट्र है, जहाँ की बात की जाती है कि वहां पर आदमी को मौत के मुंह में जाने से पहले भी बचा लिया जाता है सामान्य बीमारियों में, लेकिन महामारी के इस दौर में, फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फिर वो इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे लंदन हो, ये जो बहुत स्थापित और जो परिपक्व और जो संसाधनों से लेस, जहां पर बहुत एडवांस, जहां पर हेल्थ की व्यवस्था है, वहां भी लोग काल कलवित हुए हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने, हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि ने, जनता ने, मीडिया ने, सबने काय पे फोकस किया? इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पुल बन जाना चाहिए, हमारे सड़क बन जाना चाहिए, लेकिन एजुकेशन को लेकर के घेराघारी नहीं होती है, स्वास्थ्य को लेकर के घेराघारी नहीं होती है। बजट में भी सब विषयों में कटौता कर करके निश्चित रूप से हेल्थ को आगे लाना पड़ेगा। सुव्यवस्थित, सुसज्जित, अगर कोई प्राइवेट नर्सिंग होम 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का खुल सकता है, खुलता है। सरकारों को भी इसी प्रकार से अब आगे चल करके अपने जो पुराने 1950 के दशक के, 1960 के दशक के जो अस्पताल हैं, जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जिनकी लाइटों की जो हमारी जो लाइन है वो तब क्षतिग्रस्त हो गई है, छतें टपक दी गिरती है, इनको सबको ताकत देने की मैं पुरजोर मांग करूंगा। इसलिए कि एक बड़ा झटका इस बात का लग गया है कि हमने कम साधनों में, सीमित संसाधनों में, स्टाफ की कमी में, नर्सों की कमी में, डॉक्टरों की कमी में, ऑक्सीजन की हमारी व्यवस्थाएं नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कभी ऑक्सीजन का प्लांट अस्पतालों में स्थापित करने का विचार ही नहीं किया, क्योंकि ऐसी महामारी हमने झेली ही नहीं। और चूंकि अब एक बड़ा झटका 2 लहर का लग गया है, तो तीसरी लहर, और तीसरी लहर के बाद भी मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि तीसरी लहर आए ही नहीं, हम प्रोटोकॉल का पालन करें और इसको दूर से ही निपटा दें। लेकिन तीसरी के बाद भी यदि भविष्य में किसी प्रकार का और वायरस आ गया, तो मनोज जी, मनुष्य के इस जीवन को काल कलवित होने में क्षणिक भर भी नहीं लगेगा। देखिए, लोग जान से भी गए हैं, जहान से भी गए हैं। कारोबार, व्यापार, व्यवसाय भी बुरी तरह से ठप पड़ गया है, क्योंकि निकलेंगे कैसे, कहां जाएंगे, कौन जाएगा? न ग्राहक आ रहा है, न दुकानदार की दुकान पे जाने की स्थिति बन रही है। कारोबार व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से हिंदुस्तान बहुत बुरी तरह से इस पर प्रभावित हुआ है, अर्थतंत्र बिगड़ा है, रेवेन्यू हमारी लॉसेस हुई है, जनता की कमाई बंद हो गई है। इन सारी चीजों में अगर अपन घूम फिर के देखें तो हेल्थ का और एजुकेशन का, जिस प्रकार से विनय जी ने भी कहा, जिस प्रकार से आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी कह रहे हैं, आदरणीय तिवारी जी भी कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूं कि हमको अब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि जहां महामारी की स्थिति आती है उस समय हमको कौन बचाएगा? साधन बचाएंगे, संसाधन बचाएंगे, डॉक्टर बचाएगा, नर्सें बचाएंगे, अच्छा वातावरण बचाएगा। तो इनको लेकर के इस दिशा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी राजनीतिक दलों की कोई सी भी पार्टी हो। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और यही हमारी सबकी एक श्रद्धांजलि भी होगी। विनय सक्सेना साहब, क्या आपको लग रहा है, जस्ट आपने भी कहा कि हम इस पूरे जो घटनाक्रम दिखाई दिया, जिसमें कई लोगों को हमने, हमारे अपने कई ऐसे जान पहचान के लोगों को गंवाया, लेकिन सवाल यही है कि जिस इंफा पर हम बात करते रहे, लेकिन कहीं हट गए हम मूल चीजों से, चाहे एजुकेशन की बात करें या हेल्थ की बात करें। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं, ये सियासत का मुद्दा ही नहीं। मुद्दा तो यह है कि आंकड़ों पर ना खेलें, सियासत ना करें, पर सुधार तो करें। अब मैंने तो आपसे पहले ही कहा है, जो सबसे गंभीर विषय है, एक तरफ जो माननीय, इसलिए महात्मा गांधी जी को कोट किया कि उस अहिंसा के सिद्धांत पे हिंदुस्तान को नहीं, अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो उन सिद्धांतों को प्रतिपादित करके WHO हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, इन सब पे एक संदेश जाना चाहिए कि अगर दुनिया में अब कोई काम हो या हिंदुस्तान में कोई काम हो तो सिर्फ चिकित्सा पे हो, शिक्षा पे हो। हमारी गलतियां ये थी कि हम प्राइवेटाइजेशन पे चले गए। सरकारों ने मान लिया, चाहे वो कोई भी हो, कि हम सबको जो है अस्पताल हमारा काम नहीं। आप देख रहे हैं लगातार सरकारी उपक्रमों को हटाया जा रहा है, लेकिन यही सरकारी उपक्रमों पर स्मार्ट और हाईटेक बना दिया गया होता
अगर सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती कि हम हर जगह प्राइवेटाइजेशन, सड़कें बना रहे हैं जो पहले आरटीओ में टैक्स लगता था, हमारे को हम जो टैक्स जनता देती है, जो हम लोग देते हैं, इसके बदले जनता को क्या दे पा रहे हैं। हमारे अब मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए कि अगर जितना खर्च हम लोग अपनी सैन्य बजट में करते हैं, अगर विश्व इस पे एक प्रस्ताव, मैं कहता हूं कि आज के IND24 का इस विचार अगर विश्व में कहीं चला जाए, मैं इसलिए कहता हूं छोटा सा ही विचार कभी ना कभी विश्व में छा जाता है। शब्दों में इतनी ताकत होती है, कलम में इतनी ताकत होती है कि ये संदेश अगर चला जाए कि विश्व अपने कटौती कर ले अपने अपने बजट में, और हमारा हिंदुस्तान भी कर ले, हमारे दुश्मन भी कर लें, कि हमको अगर मानव को बचाना है, इंसानों को बचाना है, तो हम लोग अपनी उसमें कटौती करके अगर स्मार्ट अस्पताल बना ले, स्मार्ट सिटीज तो हम बना ही लेंगे, जिंदगी रहेगी तो सब कर लेंगे। और एक बात जरूर मानना चाहिए कि पहले सबको पता था आज नहीं कल रासायनिक युद्ध भी छेड़ा जाएगा, इस तरह के रासायनिक हथियार भी होंगे, परंतु हम लोग उस बातों के लिए कोई भी तैयार नहीं था, विश्व तैयार नहीं था। हम लोग जानते थे कि चाइना ऐसा करेगा, दूसरे देश तैयारियों में हैं, बड़े बड़े रशिया हो चाहे अमेरिका हो, लेकिन एक हिंदुस्तान था जो हमेशा ये कहता था कि हम लोग के लिए अहिंसा जो है हमारा परमो धर्म है। हमारे कई समाजों में तो अहिंसा को ही परमो धर्म माना गया। तो मेरा आज फिर मानना है कि आज का अगर ये संदेश ये चला जाए, जो मेरा सबसे पहला वाक्य था पिछले जवाब से मैं बात कर रहा था, और आने वाले समय में हम लोग इस बात की जिम्मेदारी समझ लें, चाहे वो कोई भी दल हो, कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारे अस्पताल अच्छे होने चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। चलिए, कम से कम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विनय सक्सेना साहब, अब समय इजाजत नहीं दे रहा। प्रकाश जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया चलते चलते मैं लेना चाहूंगा। प्रकाश जी, क्या लोग सबक ले पाएंगे और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी? हाँ, सबक लेने की जरूरत है और दृढ़ता से खड़े रहने की जरूरत है एक दूसरे के साथ, चाहे साधनहीन है उसके साथ साधन वाले लोग खड़े हों, और सरकार मजबूती से खड़ी हो दुनिया के सामने, ताकि देश को फिर से बनाया जा सके। विश्व युद्ध के बाद जैसे दुनिया तबाह हुई थी, लेकिन फिर कई देश खड़े हो गए, वैसे हमें फिर खड़ा होना है। उस हिसाब से मन में दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है सभी के लिए। मन में भी जो नुकसान हुआ है वो तो अकल्पनीय है, उसकी पूर्ति कोई भी दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, लेकिन आगे के लिए मजबूत होकर खड़ा होना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े। लेकिन आज हम सब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन लोगों को जिनको हमने खो दिया। IND24 का एक प्रयास था कि किसी भी तरह यदि इस कोविड के बीच में हमने अपनों को गंवाया, हमने आमजन को गंवाया, हमने राजनेता को गंवाया, हमने पत्रकार, हमारे बीच के मीडिया कर्मियों को गंवाया, तो एक छोटी सी याद करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर लें। यादों का मतलब ये भी है कि जहां कुछ ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो हमेशा सबक देकर जाती है। अब सबक ये भी है कि तीसरी लहर आने की बात कही जा रही, ऐसा जानकार कहते हैं। तो आप यदि अपने घर से निकलें तो कृपा करके मास्क लगाइएगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जो चले गए उनकी तो यादें हमारे जीवन में हमेशा आती रहेगी। उनकी यादों को सहारा बनाकर हम सबक जरूर ले सकते हैं। यादें में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।